Good morning, everyone. Let's start our next topic, that is a deficient demand. लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने एक्सेस डिमांड वाला टॉपिक डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज एक्सेस डिमांड के रीजंस क्या थे एंड व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ अ excess demand on the output, on the employment and a price. The next topic, that is a deficient demand. What is a deficient demand? So deficient demand is a situation when aggregate demand is less than the aggregate supply. जब आप लोगों की एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम होती है, दैट इज अ सिचुएशन ऑफ अ डेफिशिएंट डिमांड. उसे क्या कहते हैं? डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं. Let's see the figure. On the x-axis, we take the income, output, and employment, and on the y-axis, we will take the aggregate demand. Y is the income line of the aggregate supply. AD, that is aggregate demand, that intersect at point E, that is a full employment equilibrium. But due to decrease in investment, aggregate demand decrease. Aggregate demand follow the AD to AD dash, and the gap, that is a EG, is known as a deflationary gap. एक्सेस डिमांड में जो गैप आया था उसको हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं, और डेफिशिएंट डिमांड के अंदर जो गैप आता है दैट इज नोन एज अ डिफ्लेशनरी गैप. एक्सेस डिमांड कब होगी? जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होगी, तो दैट इज एक्सेस डिमांड का केस है. दैट इज आल्सो नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप. और डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है? जब एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी. व्हाट आर द रीजंस फॉर द डेफिशिएंट डिमांड? रीजंस की बात करें कि जो डेफिशिएंट डिमांड है उनके बेसिकली रीजंस क्या हैं. रीजंस की बात करें तो वही सेम एज इट इज, डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. कहता है अ डिक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ड्यू टू फॉल इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लीड टू डेफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी. कि अगर जो हमारे कंज्यूमर हैं वो एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं, सेविंग्स ज्यादा कर रहे हैं, तो इट विल अल्टीमेटली जो क्या हो जाएगा? डिमांड हमारी कम हो जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इंक्रीज इन टैक्सेस. कि जो एग्रीगेट डिमांड है आल्सो फॉल ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ हायर टैक्सेस. अगर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देगी तो टैक्सेस के बढ़ाने से लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो डिक्रीज हो जाएगी, विच अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन डिमांड. नेक्स्ट वन, दैट इज अ डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. कहता है व्हेन द गवर्नमेंट रिड्यूस इट्स डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ड्यू टू फॉल इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, इट लीड टू डेफिशिएंट डिमांड. कि अगर गवर्नमेंट अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर देगी तो उस वजह से डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन आ जाएगी. द राइज इन इंपोर्ट एंड फॉल इन इंपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट, अगर हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं उससे भी क्या होगा? डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन हो जाएगी. फॉल इन एक्सपोर्ट, अगर हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, मतलब जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है वो महंगी, उसमें महंगा एक्सचेंज रेट जो है वो महंगा हो रहा है, हमारे यहाँ पे सामान महंगा मिल रहा है, तो लोग अपनी कंट्री में बनाना स्टार्ट कर देंगे तो भी डिमांड कम हो जाएगी. फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कहता है इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट और फॉल इन एक्सपेक्टेड रिटर्न लीड टू डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इट अल्टीमेटली रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड एंड गिव राइज टू द डेफिशिएंट डिमांड. सो बेसिकली जो रीजंस हम लोगों ने एक्सेस डिमांड के केसेस में पढ़े थे, जस्ट अपोजिट जो के हैं वो हमारे डेफिशिएंट डिमांड वाले केस में बनेंगे. व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड? कि डेफिशिएंट डिमांड का इम्पैक्ट की बात करते हैं तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है आउटपुट के ऊपर. कहता है ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड देयर विल बी एन इंक्रीज इन द इन्वेंटरी स्टॉक. हमारे पास क्या है? एग्रीगेट डिमांड कम है, तो इससे क्या होगा? जो हमारा इन्वेंट्री का स्टॉक है वो हमारे पास बढ़ जाएगा. तो इससे क्या होगा? इट विल फोर्स द फर्म टू प्लान फॉर अ लेसर प्रोडक्शन फॉर द सब्सिक्वेंट पीरियड. एज अ रिजल्ट द प्लान आउटपुट विल बी फेल, आउटपुट कम हो जाएगा. इफेक्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट. अब जो डेफिशिएंट डिमांड है ये क्या करती है? दैट कोज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी ड्यू टू फॉल इन प्लान्ड आउटपुट. क्योंकि जब आउटपुट कम हो जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, अनएम्प्लॉयड होंगे लोग. इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल. कहते हैं जो डेफिशिएंट डिमांड होती है कोज जनरल प्राइस लेवल टू फॉल
ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। एक्सेस डिमांड के केस में आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं था, बट जनरल प्राइस लेवल बढ़ गए थे, इन्फ्लेशन की सिचुएशन थी। बट इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, प्राइस लेवल जो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड। मार्केट में गुड्स की डिमांड ही नहीं है, सप्लाई है बट डिमांड नहीं है। सो व्हाट इज द थिंग, तो क्या होगा, हमारा जो प्राइस लेवल है हमारा वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का आता है मेजर टू कंट्रोल एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। फर्स्टली कहते हैं कैसे हम लोग जो के हैं एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं। व्हाट आर द मेजर्स, चाहे वो एक्सेस डिमांड हो डेफिशिएंट डिमांड हो, मेजर्स आर सेम, जस्ट इंक्रीज और डिक्रीज का हमारा डिफरेंस रहने वाला है, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। फर्स्टली कहते हैं चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है, वो क्या करता है, हमारे जो क्या है एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मार्केट में डिमांड एक्सेस में है तो पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या कर दो, कम कर देगी, गवर्नमेंट कम कर देगी, तो अल्टीमेटली डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन अगर पहले से ही डेफिशिएंट डिमांड है, मतलब डिमांड कम है सप्लाई से, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी, जिससे हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है चेंज इन टैक्सेस। टैक्स की बात करें, टैक्स जो है मेन सोर्स है रिवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। कहता है चेंज इन टैक्स बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, कि टैक्स में चेंज होने से एग्रीगेट डिमांड में डायरेक्टली चेंज होता है। हाउ, कहता है क्योंकि जब टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी तो वो कम एक्सपेंशन एक्सपेंडिचर कर पाएंगे, तो डेफिशिएंट डिमांड जो क्या है एक्सेस डिमांड वाला केस वो ठीक हो जाएगा। बट अगर पहले से ही डेफिशिएंट डिमांड है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस को कम कर देगी। टैक्सेस को कम करने से लोगों की डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो जाएगी, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगी तो लोग कंजम्पशन ज्यादा करेंगे, तो डिमांड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, तो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी हमारी। चेंज इन मनी सप्लाई, मनी सप्लाई जो है या अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट आल्सो अफेक्ट द या आल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग द एक्सेस डिमांड और द डेफिशिएंट डिमांड। हाउ, कहता है अगर मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, मार्केट में पैसा इजीली अवेलेबल हो रहा है, तो वी कैन इंक्रीज द डिमांड। बट अगर पहले से डिमांड ज्यादा है, हम लोग क्या करेंगे, मनी सप्लाई को या क्रेडिट को क्या कर देंगे, मनी सप्लाई को कम कर देंगे, इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ा देंगे हम लोग, ताकि उससे क्या हो सके, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से हमारी जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। अब मनी सप्लाई को हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो मनी सप्लाई की बेसिकली बात करें या मॉनेटरी पॉलिसी की हम लोग बेसिकली बात करते हैं मनी सप्लाई के अंदर, कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कैसे हेल्प करती है टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। सो इट्स फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट है हमारे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। जो क्वांटिटेटिव है बेसिकली दीज इंस्ट्रूमेंट एम टू इन्फ्लुएंस द टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन द सर्कुलेशन, कि जो कितना जो क्या है हमारा जो क्रेडिट है सर्कुलेशन के अंदर है, अमाउंट की बात करता है। लेकिन जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है वो जस्ट डायरेक्शंस को रेगुलेट करते हैं कि किस डायरेक्शंस में हमारे जो क्या है वो मनी जाएगी। मेजर्स टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड, दैट पर्टिकुलर स्लाइड इज सेम फॉर द कंट्रोल द डेफिशिएंट डिमांड के केसेस में भी रहेगी, जस्ट वन मेन डिफरेंस इज देयर, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिस्कल पॉलिसी मेजर एंड मॉनेटरी पॉलिसी मेजर, जो फिस्कल पॉलिसी है बेसिकली दैट इज द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है पॉलिसी ऑफ अ सेंट्रल बैंक। अब फिस्कल पॉलिसी क्या कहती है, वही जो पॉइंट ऊपर मैंने पढ़ा है वही इन्होंने यहाँ पे अलग अलग एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताए हुए हैं। लाइक फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो कहता है डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कि अगर डिमांड ज्यादा है तो गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है गवर्नमेंट क्या करे, अपनी स्पेंडिंग को डिक्रीज कर दे, पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर दे, तो जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगी। और क्या कर सकते हैं फिस्कल पॉलिसी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंक्रीज इन टैक्सेस, टैक्सेस के बढ़ाने से लोगों की इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम तो वो कम डिमांड करेंगे। ऐसे ही कुछ मॉनेटरी मेजर्स है हमारे, मॉनेटरी मेजर्स के अंदर कुछ क्वांटिटेटिव है कुछ क्वालिटेटिव है।
ये सारे पॉइंट्स मैं आपको समझा चुका हूं। फर्स्टली बात करते हैं हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की। फर्स्ट कहता है इंक्रीज इन बैंक रेट। कहता है आरबीआई क्या करे, बैंक रेट को बढ़ा दे। बैंक रेट को बढ़ाएंगे तो सेंट्रल बैंक्स को लोन जो क्या है वो महंगे रेट पे वो भी आगे लेंड करेंगे, तो उससे क्या होगा, लोग जो क्या है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे लोन्स को या डिस्करेज करेंगे, कम लोन लेंगे, तो अपने आप एक्सेस डिमांड की सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी। ऐसे इंक्रीज इन रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट एक ऐसा रेट है जिसमें सेंट्रल बैंक क्या करता है, लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक को लोन देता है। अब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में सेंट्रल बैंक क्या करेगा, रेपो रेट को बढ़ा देगा। रेपो रेट को बढ़ा देगा मतलब सेंट्रल बैंक के लिए बोरोइंग्स और महंगी हो गई, वो आगे और जो क्या है लैंडिंग रेट्स बढ़ा देगा, तो क्रेडिट जो क्या है आगे वो कम जाएगा, तो इससे क्या होगा, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब एक्सेस डिमांड जो क्या है ओपन मार्केट ऑपरेशन से कैसे कर सकते हैं, हमें पता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है उनको सेल एंड परचेज करते हैं। इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, मार्केट में पैसे पहले से ही ज्यादा है, इतनी डिमांड हो रही है, तो हम लोग क्या करें, तो हम लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को सेल कर देंगे। गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को सेल करने से मार्केट से हमारे पास क्या आ जाएगा, पैसा हम लोग कैप्चर कर लेंगे, तो मार्केट से पैसा जब मनी सप्लाई कम हो जाएगा तो अपने आप एक्सेस डिमांड की सिचुएशन ठीक हो जाएगी। फिर कहता है इंक्रीज इन एलआरआर। एलआरआर की बात करें तो लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स होती है बेसिकली। बैंक्स को कुछ पैसा जो है अपने पास सेव रखना पड़ता है और कुछ जो है आरबीआई के पास डिपॉजिट रखना पड़ता है। तो कहता है अगर हम लोग इनके अंदर इंक्रीज कर दे तो हमारी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन जो क्या है वो कंप्लीट हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी। लाइक फर्स्ट है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होती है, ये वो अमाउंट है हमारे नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट का जो बैंक्स को क्या करना पड़ता है, आरबीआई के पास डिपॉजिट रखना पड़ता है। कहता है अगर आरबीआई जो क्या है सीआरआर को बढ़ा दे, तो सीआरआर को बढ़ाने से क्या होगा, बैंक्स जो क्या है बैंक्स को ज्यादा अमाउंट जो क्या है वो आरबीआई के पास रखना पड़ेगा और उनके लिए लेंडिंग के लिए अमाउंट कम बचेगा, तो विच अल्टीमेटली हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द एक्सेस डिमांड की सिचुएशन वहां पे कंट्रोल हो जाएगी। फिर एसएलआर। एसएलआर क्या होती है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये बेसिकली क्या है, इट इज अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी which commercial bank are required to maintain themselves, जो अपने पास उन्हें मेंटेन रखना पड़ता है ताकि वो अपनी डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज को कंप्लीट कर पाए। कहता है अगर हम लोग उसको भी बढ़ा दें तो लेंडिंग के लिए और कम हमारी जो क्या अमाउंट बचेगी, लोगों के पास पैसा कम जाएगा तो वो अपने आप डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे। फिर आते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में बात करें तो फर्स्ट इसके अंदर है इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट की बात करें, कहते हैं इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड एंड द वैल्यू ऑफ अमाउंट लोन। लाइक फॉर एग्जांपल आपने जो क्या है गोल्ड दिया उसकी वैल्यू 1,20,000 थी, बट आपको जो अमाउंट रिसीव हुई दैट इज जस्ट द 80,000। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स इज अ 40,000। तो 40,000 क्या है, दैट इज अ मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो कहता है जब मार्केट के अंदर डिमांड एक्सेस में है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी मार्जिन को। मार्जिन को इंक्रीज करने से क्या होगा, विच रिस्ट्रिक्ट द क्रेडिट पावर ऑफ द बैंक। बैंक्स की क्रेडिट पावर क्या हो जाएगी, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो अपने आप एग्रीगेट डिमांड जो क्या है उसका लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। फिर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या कहता है, इट रेफर्स टू अ मेथड इन विच सेंट्रल बैंक गिव डायरेक्शन टू द अदर बैंक टू गिव क्रेडिट और नॉट टू पर्टिकुलर सेक्टर फॉर सर्टेन पर्पसेस। एक पर्टिकुलर सेक्टर को लोन प्रोवाइड नहीं करना है या देना है, इस तरीके से जो क्या है हम लोग जो क्या है सिलेक्ट कर लेते हैं, तो वो भी एक मेजर है किसका, एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने का। फिर मोरल सुएशन। मोरल सुएशन बेसिकली क्या है, ये एडवाइस है टू डिस्करेज द लेंडिंग, कि बैंक्स को एडवाइस दे दे कि कम से कम लोन दिया जाए। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन भी है एंड प्रेशर भी है सेंट्रल बैंक के ऊपर कि अप्लाइज ऑन द अदर बैंक टू गेट देम टू एक्ट इन अ मैनर विद इट्स पॉलिसी। कहते हैं ड्यूरिंग द एक्सेस डिमांड सेंट्रल बैंक एडवाइस करता है कमर्शियल बैंक को नॉट टू एडवांस क्रेडिट फॉर स्पेकुलेटिव एंड नॉन इसेंशियल एक्टिविटीज, कि बेफालतू की एक्टिविटीज के लिए, बेफालतू के खर्चों के लिए लोन बंद कर दो, लोन मत दो, एडवाइस देता है उन लोगों को। तो इससे क्या होगा,
क्रेडिट की अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी और एग्रीगेट डिमांड जो कि है वो हमारी फुल हो जाएगी और हमारी जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगी। फिर सेम देखो हमारे पॉइंट्स हैं मेजर टू करेक्ट अ डेफिशिएंट डिमांड में, वही फिजिकल पॉलिसी है, वही मॉनेटरी मेजर्स हैं। फिजिकल पॉलिसी में हमने एक्सेस डिमांड के केस में गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग को डिक्रीज किया था, लेकिन अब पहले से ही डिमांड कम है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देगी। डिमांड कम है पहले से मार्केट के अंदर, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस को डिक्रीज कर देगी। देखिए सेम पॉइंट है, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगी, खर्चा बढ़ा देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज के ऊपर एक्सपेंडिचर करेगी, पब्लिक वेलफेयर के लिए एक्सपेंडिचर करेगी, जो फ्लाईओवर्स बनाएगी, रोड्स बनाएगी, ब्रिज बनाएगी, डैम्स बनाएगी, तो क्या होगा, इससे हमारी डिमांड बढ़ेगी, तो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी। डिक्रीज इन टैक्सेस, टैक्सेस कम कर देगी, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो जाएगी, लोग ज्यादा क्या करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, तो एग्रीगेट डिमांड फिर से हमारी जो क्या है उसी लेवल पे आ जाएगी। फिर कहता है इंक्रीज इन मनी सप्लाई, इसमें सेम वो मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स आते हैं इसके अंदर, तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भी दो ही थे हमारे, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर। क्वांटिटेटिव की बात करें तो एक्सेस डिमांड के केस में हम लोगों ने बैंक रेट को इंक्रीज किया था, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बैंक रेट को क्या कर रहे हैं, देखो, तो बैंक रेट इज अ रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। तो कहता है इसमें हम लोग क्या करेंगे, ड्यूरिंग द डेफिशिएंट डिमांड द सेंट्रल बैंक रिड्यूस द बैंक रेट टू एक्सपेंड द क्रेडिट, क्रेडिट को एक्सपेंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने बैंक रेट को डिक्रीज कर देंगे, क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। फिर कहता है डिक्रीज इन रेपो रेट, रेपो रेट को भी कम कर दो, लाइक हमने एक्सेस डिमांड के केस में क्या किया था, रेपो रेट को बढ़ाया था, डेफिशिएंट डिमांड के केस में हम लोग क्या करेंगे, रेपो रेट को डिक्रीज कर देंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन, एक्सेस डिमांड के केस में हम लोगों ने सिक्योरिटीज को सेल करके मार्केट से पैसा ले लिया था, लेकिन अब मार्केट में पैसा पहले से ही कम है, हम लोग क्या करेंगे, जो ऑलरेडी हम लोगों ने सेल सिक्योरिटीज उनको परचेज कर लेंगे, उनको परचेज करने से पैसा मार्केट में जाएगा और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी। डिक्रीज इन लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, की जो हमारी सीआरआर थी, जो हम लोगों को आरबीआई के पास मेंटेन रखनी पड़ती है एक फिक्स रेशियो, वो हम लोग कम कर देंगे, तो बैंकों के पास जो है लेंडिंग के लिए रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ जाएगी। एसएलआर है उसको कम कर दो, जो हमें अपने पास रखना पड़ता है, मेंटेन रिजर्व मेंटेन करके रखने पड़ते हैं, तो हमारी जो है लेंडिंग के लिए हमारे पास पैसे ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा मनी सप्लाई होगी तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, तो वो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। फिर आते हैं क्वालिटेटिव, वहां पे हमने क्या किया था, एक्सेस डिमांड के केस में मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज किया था, यहाँ पे क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, कि कम से कम मार्जिन रख के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड किया जाए। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल की बात करें, एक ऐसा मेथड है जहां पे अब डेफिशिएंट डिमांड के केस में सेंट्रल बैंक डायरेक्शन देता है बैंक्स को टू गिव क्रेडिट नॉट टू अ पर्टिकुलर सेक्टर फॉर सर्टेन, कि फुल जो है लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर दो। मोरल सुएशन एडवाइस करता है टू डिस्करेज लेंडिंग, जिससे वही सेम है, कॉम्बिनेशन है प्रेशर परसुएशन का और प्रेशर का, जो सेंट्रल बैंक जो है बाकी बैंक्स के ऊपर करता है। कहते हैं डेफिशिएंट डिमांड के केस में सेंट्रल बैंक एडवाइस करता है कमर्शियल बैंक को टू एनकरेज द क्रेडिट, कि ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट दिया जाए, जिससे क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट रेज होगा और एग्रीगेट डिमांड हमारी बढ़ जाएगी, और जो हमारी प्रॉब्लम थी किसकी, डेफिशिएंट डिमांड की, वो इजिली सॉल्व अप हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक ऑल क्लियर होगा, हम लोगों ने ये वाला चैप्टर सारा डिस्कस कर लिया है। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर पॉइंट्स ही दो हैं, दैट इज अ excess demand and deficient demand, and what are the reasons of excess demand and deficient demand, and the next important question from this chapter is how to control the excess demand और how to control the deficient demand situation। sometimes पेपर में वो excess demand की जगह ये भी बोल देता है what do you mean by inflationary gap and what do you mean by deflationary gap। जो excess demand की situation होती है that is a inflationary gap, एंड जो डेफिशिएंट डिमांड के केस में जो गैप आता है इक्विलिब्रियम के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। तो आई होप कि आप लोगों को सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी अगर कोई टॉपिक रहता है, आप लोगों को कुछ नहीं समझ आया, आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जो है उसको ऐड कर सकते हैं, मैं आपको वहां पे रिस्पॉन्स दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।